जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जीएस देख रहे थे। क्या चीज़ देख रहे थे? जीएस। जीएस के तहत हम लोग जो पोर्शन पहला हमारा था वो स्टैटिक जीके का था। देखिए स्टैटिक जीके में मैक्सिमम चीज़ें आ जाती हैं, यानी सारे अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक आ जाएंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मतलब हर चीज़। जैसे पर्यावरण, देखिए पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं ये इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक, तो कुछ चीज़ें होती है स्टैटिक जीके में, मैक्सिमम चीज़ें जो है आ जाती हैं, तो उसकी टेंशन ना लीजिए। हम लोग मैक्सिमम चीज़ें कवर भी किए हैं। हम उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण हमारे तथ्य होंगे जो हर एग्जाम में आते हैं और आज के समय इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। कोई भी आप एग्जाम उठा लीजिए, वहाँ पे पर्यावरण से संबंधित जो है क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, समझ आए कि नहीं। तो हम वही देखते हैं, मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा आपको, तो उसे ध्यान में रखना होगा। देखिए अगर हम बात करें, पहला जो इसमें दिया हुआ है कि पर्यावरण से संबंधित जो प्रमुख नीति, कानून, नियम, अधिनियम, ये देखते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि नीति क्या होती है, यानी पॉलिसी क्या होती है। ठीक, और एक अधिनियम या कानून समझते। देखिए कानून और नियम, अधिनियम, ठीक। अगर हम बात करें मैक्सिमम कानून और ये अधिनियम एक ही चीज़ होता है, इसे एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्ट। तो देखिए पॉलिसी और एक्ट में एक अंतर है। जैसे पॉलिसी जो हमारी ये क्या है, इसको कहते हैं हिंदी में नीति कहते हैं, नीति। अब देखिए दोस्तों पॉलिसी क्या होती है, सरकार बदलने पर बदल जाती है। जैसे स्टार्टअप, देखिए स्टार्टअप नीति हमारे यहाँ चलती है, स्टार्टअप नीति देखे होंगे, मोदी जी चला रहे हैं। अगर मोदी जी की जैसे गवर्नमेंट है बीजेपी की, अगर तो इन्होंने अगर कोई पॉलिसी चलाई दोस्तों, तो हो सकता है कल कांग्रेस की आए गवर्नमेंट और इस पॉलिसी को समाप्त करके कोई दूसरी नीति चला दे, ये पॉलिसी हट सकती। लेकिन अगर कोई एक्ट बन गया दोस्तों, अधिनियम, तो उसे सरकार नहीं हटाएगी, समझ में आया कि नहीं। मतलब अगर वो नुकसान न करे समाज के लिए, तब तब तक उसे नहीं हटाया जाएगा। एक्ट, अगर कोई कानून पारित हुआ तो इसे गवर्नमेंट बदलने पर चेंज नहीं किया जाता है, समझ में आया कि नहीं। तो थोड़ा सा अंतर। जैसे देखिए अगर हम बात करें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आज का है, बताइए दोस्तों कब का है? 1972, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तब का है, लेकिन आज तक हटा नहीं हटा। लेकिन आप बहुत सारी पॉलिसी देखेंगे कि जैसे शिक्षा नीति, देखिए शिक्षा नीति बदलती नहीं रहती है। शिक्षा नीति पहले 1986 के आसपास की थी, अब देखिए 2000 की हो गई, सॉरी 1986, 2020 की आ गई, आई कि नहीं। तो आप देखते होंगे कि जो है जो पॉलिसी बदलती रहती है गवर्नमेंट के साथ, मतलब गवर्नमेंट कोई भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो समय के अनुसार बदलती रहती है। लेकिन जो हमारा एक्ट होता है या अधिनियम होता है वो नहीं बदलता। आई होप आपको आज क्लियर हुआ होगा बहुत दिन के बाद, समझ आया कि नहीं। तो ये चीज़ है, थोड़ा याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, भारतीय वन अधिनियम 1927 का है, याद रखेंगे। लेकिन मैं कहूँगा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, ये वाले मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का है। अगर हम वन्य जीवों की हम रक्षा करेंगे दोस्तों, आप बताएं, अगर वन्य जीवों की रक्षा करेंगे तो हमारे लिए बेहतर काम है कि नहीं? क्या है? बेहतर है समाज के लिए दोस्तों। तो बेहतर से 72 हो जाएगा। देखिए जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम। देखिए जल की हमें हमेशा क्या होती है, खाना काटते समय क्या होती है, चाहत। क्या होती है? चाहत। चाहत से क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। 1900 में लगाना है, बस आपको 1900 सब में लगाना। वन संरक्षण अधिनियम, देखिए हमें वन जो है ना, एक ट्री लगाना है। क्या लगाना है? एक ट्री हमें हमेशा लगाना पड़ेगा अगर हमें वनों का संरक्षण करना। एक ट्री यानी 80, एक ट्री यानी 80 यानी 80 हो जाएगा। वायु संरक्षण अधिनियम 1981 का है। अगर दोस्तों वायु मतलब प्रदूषित हो गई हमारी, तो हमें आएगी खांसी। क्या आएगी? खांसी। खांसी से क्या हो जाएगा? 81। क्या हो जाएगा? 81। ठीक, तो इस तरह याद कर सकते हैं कि नहीं, बताइए आप। कोई दिक्कत है आपको इन 1 2 3 4 अधिनियम में कोई दिक्कत है? देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1986 का है। अगला दिया है कि वन नीति कब की है, 1988 की है वन नीति। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम या जैव विविधता अधिनियम है 2002 का है। कब का है? 2002 का है। ठीक दोस्तों, आइए अगर पूछे कि प्रतिस्पर्धात्मक मतलब प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब का है, तो वो भी 2002 का है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा हमेशा दो लोगों में होती है। ठीक, अगर हम आगे बात करें यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 का है। अगला दिया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 का है। अगला क्वेश्चन है आर्द्र भूमि संरक्षण तथा प्रबंधन अधिनियम जो है नियम 2010 का है। लिखा है पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से भारत में स्थापित प्रमुख आंदोलन। जैसे देखिए बिश्नोई आंदोलन,
ये कहाँ का है? राजस्थान का। चिपको आंदोलन उत्तराखंड का। साइलेंट घाटी केरल का है। जंगल बचाओ अपिक्को आंदोलन कर्नाटका का है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कहाँ का है? मेधा पाटेकर का नाम सुने होंगे, ये हमारा मध्य प्रदेश का हो जाएगा। उसके बाद पश्चिमी घाट आंदोलन। ठीक, तो ये चीज़, और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मतलब संवेदनशील एरिया है, इसमें अभी मतलब जो है वनों की कमी आई है इस वाले क्षेत्र में, वो सोचने का विषय है। ठीक, वन नीति जो आई है हमारी, वन रिपोर्ट आई है 2023 की, मैंने आपको बताया होगा एक दो वीडियो में पहले, उसे ज़रूर जो है सो पढ़ लीजिएगा। ठीक, और पोल्ट्री में जो पढ़ा रहा हूँ जीएस संगम की बुक बेहतरीन है दोस्तों, उससे बेस्ट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, उसमें सारे PYQ हैं। आरआरबी के भी आरआरबी के जितने भी 2021-22 तक 23 तक जितने भी एग्जाम हुए, 23 तक का अपडेट है दोस्तों, जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैंने उसमें कई सारी चीज़ें करा दी, समय पोल्ट्री करा रहा हूँ, 2 दिन में पोल्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, तो उसे ज़रूर देखिए। आप मैराथन पड़ी रहती वही देख लिया करिए, तो इस तरह मतलब आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। लेट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर हम बात करें भारत, देखिए मेरी कोई भी वीडियो नोट नहीं करनी है आपको, जो कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसे नोट कर सकते हो, कोई ट्रिक बता दूँ तो वो सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, लेकिन वैसे बस आपको सुनना है दोस्तों ध्यान से। लिखा है भारत में वन्यजीव संरक्षण से संबंधित प्रमुख योजनाएं कौन है? बाघ परियोजना कौन है? टाइगर प्रोजेक्ट, ये है 1973 का है। हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट दोस्तों 1992 का, दोनों इम्पोर्टेंट। देखिए जब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम हमारे यहाँ आया 1972 में, उसके बाद भी हमने ये क्या चलाया, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, यानी बाघ परियोजना। उसके बाद एक गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट है, उसके बाद गिर परियोजना। देखिए ये इंपॉर्टेंट है तो इनकी डेट दे दी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी डेट नहीं है, ये तो है ही है। गिर सिंह परियोजना हो जाए, कस्तूर मृग परियोजना, हंगुल परियोजना, लाल पांडा परियोजना। उसके बाद दोस्तों हम आगे अगर बात करें तो कौन से है, कछुआ संरक्षण परियोजना है, गेंडा परियोजना, घड़ियाल प्रजनन है और प्रोजेक्ट ध्रुवे है। अब देखते हैं यहाँ पे समझते हैं, ये दिवस भी इससे संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए हम कुछ संगठन की बात कर लेते हैं अगर, कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रमुख संगठन कौन कौन से हैं। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN का नाम सुने ही होंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन दोस्तों कहाँ है, WMO कहाँ है, ये लंदन में है दोस्तों। विश्व वन्यजीव कोष कहाँ का है, WWF हो जाएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा। ठीक दोस्तों, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। पर्यावरण एवं विकास का विश्वव्यापी, इसका नैरोबी में है, मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में है दोस्तों। ठीक, उसके बाद है अगर बात करें तो WCED हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी निकाय है, IPCC। उसके बाद अगर हम ये सारे अभी डिटेल में देखेंगे, लिखा दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क कहाँ का है, ये मतलब यही चीज़ है, सावेन हो जाएगा। ग्रीन पीस दिया है, ट्रैफिक दिया है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट दिया है, समझा कि नहीं। तो ये इतने संगठन है दोस्तों कि पर्यावरण से संबंधित है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, कौन बनेगा, नहीं है, बस यही पूछेगा। तो उसमें 3-4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से 1-2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, 3 ऑप्शन इसमें से रहेंगे, 1 ऑप्शन बाहरी रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो थोड़ा याद रखेंगे। अगला दिया पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस और उनकी तिथियां देख लेते हैं। देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब का है, तो 2 फरवरी का है, 2000 बता रहा हूँ। देखिए 2 फरवरी है। विश्व वन्यजीव दिवस कब का है, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। अगर हम आगे बात करें जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना, जून 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्काल प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया था दोस्तों। अभी देखिए हाल ही में कल ही जो है मनमोहन जी का निधन हो गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। ठीक, तो ये चीज़ थोड़ा करंट में बन जाएंगे, तो इनके बारे में कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला है भारत की इस राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशन सम्मिलित हैं, जो कि निम्नलिखित हैं दोस्तों। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। उसके बाद हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय हिमालयी प्रणाली परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य नीतिक ज्ञान मिशन।
अब देखते हैं संक्षेप में दोस्तों जो है शब्द संक्षेप देख लेते हैं। ये फुल फॉर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिखा है सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। टीजीटी क्या होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हो जाएगा। डीजीपी डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस हो जाएगा। एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाएगा एसपी। अगला दिए एसएमएस यानी एसएमएस यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस हो जाएगा। यूआईडीए यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। एएससीआईआई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीएनजी क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक हो जाएगा। एसएमपीएस क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें एसआईटी क्या हो जाएगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हो जाएगा। अगला है एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो जाएगा। एड्स का क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। बीसीजी बैसिलस कालमेट ग्रीन हो जाएगा। पीएएन यानी परमानेंट पैन कार्ड जो होता है ना, पैन कार्ड सुने होंगे, तो परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा उसका। यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हो जाएगा। अगला दिया आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो जाएगा। एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो जाएगा। सारी चीज़ों को इसमें समाहित कर दिए दोस्तों, बहुत तगड़ी बुक हो। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कैट का क्या होगा, कॉमन एडमिशन टेस्ट हो जाएगा। पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो जाएगा। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन हो जाएगा। अगला है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो जाएगा। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। सीबीएसई अगर हम बात करें ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो जाएगा। बीएएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें दोस्तों आईसीआईसीआई क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम बात करें तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हो जाएगा। एएम पीएम एंटी मेरिडियम और पीएम का मतलब पोस्ट मेरिडियम। अगला दिए जेई का है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। रॉ की क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाएगा। एनएसएस की क्या है, नेशनल सर्विस स्कीम हो जाएगा। बीडीएस की क्या है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें एसटीडी लिखा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगा, या सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग हो जाएगा। ठीक, ये दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। ये दूसरा है, इसकी फुल फॉर्म ये ए भी बन सकती है ना, तो दोनों आ सकता है एग्जाम में। लिखा डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। सिम क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। आईएनआर क्या है, इंडियन रुपी है या इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो हो जाएगा। अगला आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा दोस्तों। आगे अगर हम बात करें सीए क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा। यूएसबी क्या है, यूनिवर्सल सीरीज बस है दोस्तों, हमने भी लाया है अभी, इसे मतलब जो है बाई किया हूँ तो उसी से लगाता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर देता हूँ। अगला है IFSC यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाएगा। IFS क्या हो जाएगा, इंडियन फॉरेन सर्विस। ITC इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर हो जाएगा। MIS मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा। अगला है GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। HDFC बैंक का नाम है दोस्तों, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि HTML क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हो जाएगा। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाएगा। WW क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए, देखते हैं अभी और दिए हुए हैं। OMR का क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन हो जाएगा। CPM का क्या है,
कैरेक्टर्स पर मिनट हो जाएगा। सिबिल का क्या हो जाएगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। अगला दिया है JPEG क्या हो जाएगा, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला है ESIC क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो जाएगा। ATS क्या हो जाएगा, एंटी टेररिज्म स्क्वाड एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम हो जाएगा। देखिए दो अलग अलग है, ये वाला दूसरा हो जाएगा एंटी टेररिज्म स्क्वाड हो जाएगा, और ये एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम ये अलग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद CRT क्या है, कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो लिखा है AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन, ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो जाएगा। GMT ग्रीनविच मीन टाइम हो जाएगा। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। OTP वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हो जाएगा। ICDS क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस हो जाएगा। अगला है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। GPRS क्या हो जाएगा, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आगे बढ़े यूनेस्को की तो आपको याद ही होगी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। GPS की क्या हो जाएगी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगी इसकी। MBBS की क्या हो जाएगी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें इसरो की क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। FIR की है क्या, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। NGT की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। अगला है ITI मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो जाएगा। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो जाएगा। अगला दिया है कि TRP क्या हो जाएगी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं MLA की क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा। देखिए MLA और MP दोनों में अंतर है। ठीक, ये विधानसभा के लिए चुने जाएंगे, कहाँ के लिए, विधानसभा। जैसे यूपी का विधानसभा है ना, तो वहाँ क्या होंगे, MLA होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा के मतलब वो हो जाएंगे विधायक जिन्हें कहते हैं, बस इतना याद रखिए, विधायक हो जाएंगे, विधान यानी विधायक। ठीक, और संसद जो होते हैं ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद नहीं सांसद होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी इन्हें हम MP कहते हैं। अगला दिया नीट का क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। URL का क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है UPS क्या है, यूनिनटरप्टिबल पावर सप्लाई हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड हो जाएगा। DP का क्या हो जाएगा, डिस्प्ले जो है पिक्चर हो जाएगा या डाटा प्रोसेसिंग हो जाएगा, और दिल्ली पुलिस भी हो जाएगा। ठीक, RTO के क्या हो जाएगा, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस हो जाएगा। NRI का नॉन रेजिडेंट इंडियन हो जाएगा। CO का क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव दोस्तों इन्हें कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। NDA के क्या हो जाएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें CV का क्या हो जाएगा, करिकुलम वेटेज हो जाएगा, वीटा हो जाएगा, करिकुलम वीटा हो जाएगा। ICO का क्या हो जाएगा, इंटेंसिव केयर यूनिट हो जाएगा। अगला है वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। BPO का क्या हो जाएगा, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। अगला है PWD का क्या हो जाएगा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। NOC का क्या हो जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन दोस्तों। अगला है SDM का क्या हो जाएगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो जाएगा। अगला है कि IPG क्या है, इंटरनेट पेमेंट गेटवे हो जाएगा। CPR का क्या हो जाएगा, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अगला दिया IIT का क्या हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। IRS क्या हो जाएगा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अगला दिया CCTV का क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट टेलीविजन हो जाएगा। अगला दिया UPSC का क्या हो जाएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। GDP का क्या हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। IPS का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इंडियन पुलिस सर्विस हो जाएगा। SSC का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो जाएगा। NEFT का क्या हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र हो जाएगा। RTG का क्या हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाएगा। RBL का क्या हो जाएगा, रत्नाकर बैंक लिमिटेड हो जाएगा।
सेबी का क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा। CCB का क्या हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास दोस्तों। ठीक, क्या देखते हैं, भारत का संवैधानिक विकास की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे अधिनियम को देखते हैं, एक सेकंड। देखिए कंपनी का अगर हम बात करें, कंपनी का रूल जो हमारा है, एक सेकंड दोस्तों, मैं जस्ट एक सेकंड बस, सॉरी दोस्तों। देखिए यहाँ हम आगे अगर बढ़ें तो इसमें देखिए कंपनी का जो ये हमारा दिया हुआ है क्या, भारत का संवैधानिक विकास, ये भी स्टैटिक जीके के अंतर्गत ही दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, देखिए इसमें जो है स्टैटिक जीके के मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिए गए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सब टॉपिक से बनते भी हैं दोस्तों, ये मान के चलिए आप। अगर आप देखे होंगे, मैंने आपको जो है जीएस संगम बुक कराई थी, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन बने हैं आरआरबी में सारे मैंने करा दिए, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे एसएससी के हों, चाहे यूपी SSC का कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, वो भी मैंने करा दिया, चाहे यूपी PCS का हो, मतलब जितने भी क्वेश्चन बने हैं दोस्तों ये सारे एग्जाम के मैंने करा दिए हैं। ठीक, और भी एग्जाम जो भी आपके समझ में आए सारे इसमें समाहित कर दीजिए, वो पूरा हो जाएगा। उसमें दोस्तों लगभग 50 से 60 हज़ार क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करें, बहुत मज़ा आएगा, यकीन मानिए। उसमें बहुत सारी ट्रिक, क्योंकि क्वेश्चन के तहत बताता हूँ तो और अच्छा रहता है। देखिए अगर हम बात करें, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है, यानी कंपनी का शासन इस समय होता है। कंपनी का शासन दोस्तों रहता है जब तक 1858 का अधिनियम नहीं आता। 1857 की क्रांति हो जाती है, 57 की क्रांति के बाद क्या होता है, 1858 में भारत सरकार का अधिनियम आता है, मानी भारत सरकार अधिनियम आता है, जिसमें अब क्राउन का सीधा शासन होता है, तब कंपनी का शासन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तब तक हम याद देखते हैं। देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत इतनी 4 चीज़ें याद रखना। कौन सी, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में वर्ष 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कब, 1774 में। ठीक, और उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था दोस्तों, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी, पहली बार दोस्तों मान्यता मिली थी। ठीक, और वारेन हेस्टिंग थे, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, यानी अब ये जो नियंत्रण है वो और सशक्त हो गया। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों देखिए कोई भी अब एक्ट आएगा ये, तो जो पिछली गलती 1774 में कुछ कमियां रही होंगी उसी का सुधार करने के लिए आएगा। तो आप देखिए इसकी विशेषता क्या है, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, यानी इस नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। अगला, इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। उसके बाद अगर हम बात करें चार्टर एक्ट अधिनियम कब का है, तो 1813 का है। कब का है, 1813 का है दोस्तों। इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। लिखा, इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला दिया, इस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई। यानी जो ये 1813 का अधिनियम है ना दोस्तों, इसी के तहत 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय किया गया। पहली बार 1 लाख रुपए कब है, शिक्षा पर जो है व्यय किया गया भारत सरकार मतलब ब्रिटेन के द्वारा। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे 1813, उसके बाद कमीशनरियों का आगमन। ये दो मतलब घटनाएं याद रखना है कि कमसरी को मतलब ईसाई जो मिशनरी थी, कमीशनरी बता रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, देखिए ईसाई जो मिशनरीज थी ना, इनको भारत में अनुमति दे दी गई प्रचार प्रसार के लिए। अब देखिए इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ छोड़कर, मतलब चाय और चीन का व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। अब कहा कि तुम्हारा व्यापार जो एकाधिकार होगा दोस्तों, मतलब किसने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटिश संसद ने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ये अब एकाधिकार केवल जानते हो 2 चीज़ का करेगी, एक चीन और चाय का व्यापार, मतलब केवल इन 2 चीज़ों को छोड़कर बाकी सबका व्यापार जो है एकाधिकार समाप्त कर दिया। और 1813 के 33 का जो अधिनियम आएगा उसमें सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। देखिए अब इसके बाद फिर वो आ गए, तो इसमें 3 घटनाएं हैं। एक याद रखना कि चीन और चाय इसका एकाधिकार बना रहेगा, बाकी सब हट जाएगा। दूसरा 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय किया गया, यहाँ पे नहीं दिया हुआ लेकिन याद रखना है। ठीक, और तीसरा ये कि ईसाई मिशनरीज थी उनको भारत आने की अनुमति दी गई। तो 3 घटनाएं याद रखेंगे, 3-13 3-13। ठीक, 1813।
33 में क्या है, प्रमुख विशेषताएं हैं, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 का। उस समय कौन थे दोस्तों, तो विलियम बेंटिंग, सॉरी कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही थे, बेंटिंग थे, बेंटिंग ही थे, देख लेना दोस्तों आप लोग, मेरे ख्याल से यही थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सती प्रथा का जो अंत कर रहे थे ना। अगला, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया, यानी अब जो उसकी गतिविधि थी उसे समाप्त कर दिया गया। देखिए अगर टाइम हो तो 5 मिनट में एक चीज़ आपको समझा दूँ। देखिए दोस्तों, अंग्रेज भारत आए तो व्यापार करने थे, वो व्यापारी कंपनी थे, तो व्यापारी कंपनी से उन्होंने अपना साम्राज्य इतना बड़ा कैसे स्थापित किया। क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वो व्यापार करने आए तो व्यापार करते, लेकिन उन्होंने राजनीति पर हस्तक्षेप क्यों किया। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि उन्होंने भारत की राजनीति पर हस्तक्षेप क्यों किया, यानी भारत की राजनीति में गए कैसे। मैं बता दूं थोड़ा सा 5 मिनट में ब्रीफ एकदम। देखिए दोस्तों, हम जब व्यापार कर रहे थे, जो जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है यहाँ पे, ठीक, ये मान लीजिए हमारा इंडिया था दोस्तों, यहाँ पे ब्रिटेन था, मान लीजिए यहाँ पे ब्रिटेन था। तो देखिए जो ये हमारे यहाँ से चीज़ें जाती थी इनके यहाँ, ठीक, जैसे मसाला वगैरह हो गए, सूती वस्त्र हो गए, जो भी जाते थे, हमारा तो फ़ायदा होता था क्योंकि हम बेच रहे होते थे तो हमें सोना मिलता था उसके बदले, तो हमारा फ़ायदा होता था। लेकिन इनकी हम कोई चीज़ नहीं वापस ले रहे थे, यानी इनका हम कुछ खरीद नहीं रहे थे। तो व्यापार में दोस्तों क्या होता है, जब दो तरफ से मतलब व्यापार होता है तो वो व्यापार फ़ायदे में होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम तो फ़ायदे में थे क्योंकि ये हमारा यूज़ कर रहे थे सामान, लेकिन हम इनका कोई भी सामान खरीद नहीं रहे थे, तो ये घाटे में थे। लेकिन फिर भी ये क्या करते, यहाँ के लोग हमारे यहाँ आए तो यहाँ से व्यापार किए, लेकर गए, खूब बेचे। लेकिन जब अमेरिका में वाणिज्यवाद की शुरुआत होती है तो उस समय क्या होता है कि वहाँ का जो धन आता है, अमेरिका कह रहा हूँ, ब्रिटेन का जो धन भारत आ रहा था दोस्तों, उसे रोक दिया गया कि भाई सुनो, ये धन अब यहाँ पे नहीं जाएगा, इंडिया नहीं जाएगा, समझा कि नहीं। लेकिन अब देखिए इनके सामने दो चुनौती, एक तो पैसा है नहीं लोगों के पास व्यापार करने के लिए, कहाँ, भारत में, ठीक। तो अब ये क्या कहेंगे, कुछ ऐसा जुगाड़ कर हो जाए इनका जो ये भारत में मतलब रहकर ही व्यापार करे और पैसा भी हो जाए, समझा कि नहीं। तो देखिए जो वहाँ के लोग थे वो धन लाने से रोक दिए। अब बताइए अगर धन आ गया दोस्तों, तब ये क्या करेंगे, कोई ना तो कोई खुरापात करना शुरू करेंगे ना, कोई कुछ ऐसा ये ज़रूर करना चाहेंगे ताकि मतलब भारत से हम व्यापार कर सकें। तो ये दोस्तों फिर भारत की राजनीति पर धीरे धीरे जो है अंदर की ओर शुरू होते। इसलिए आप देखे होंगे द्वैत शासन जब लगाते हैं या मतलब कोई भी युद्ध करते हैं तो ज़्यादातर क्या, पैसे की डिमांड, हर चीज़ में इनको पैसा ही दिख रहा होता है, समझा कि नहीं। तो थोड़ा सा एक हल्का सा पक्ष मैं आपको दिखाया हूँ, और वैसी परिस्थितियाँ भी निर्मित हो गई हस्तक्षेप करने के लिए भारत में, मतलब वो हस्तक्षेप कर सके, ऐसी परिस्थितियाँ भी अंग्रेज़ों के अनुकूल थी दोस्तों, ठीक। और अंग्रेज़ देखिए, पेशेंस अगर किसी से सीखना है ना तो पेशेंस केवल अंग्रेज़ों से सीखिए। बहुत लंबा पेशेंस रखे हैं दोस्तों वो लोग, मतलब इतने साल तक रखे हैं कि क्या ही बताएं। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा मोटा मोटा ब्रीफ में बता दिया आपको। देखिए अगर हम बात करें प्रमुख विशेषताएं बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया था। अगला, इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ कर दिया गया। आगे अगर हम बात करें, वो इम्पोर्टेंट नहीं, इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक। देखिए 1773 का याद कर लीजिएगा, 1813 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1833 का भी इम्पोर्टेंट है, और ये सब बाकी जो आ रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए 1853 अब ताज का शासन हो जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया था। अगला, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल पद नाम परिवर्तित कर भारत का वायसराय कर दिया गया, और पहले कौन थे, तो कैनिंग साहब थे, ठीक। अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग थे और पहले वायसराय भी कैनिंग थे। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। अगला, इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव परिषद का गठन किया गया। अगर हम बात करें 1861 का अधिनियम आता है दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा जो कानून या विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, यानी जो कानून बनाते थे वो लोग, इसमें भारतीयों को शामिल करना शुरुआत कर दी उसकी, यानी शुरू किया जाने लगा। अगला है कि इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को परिषद में कार्य संचालन हेतु अधिक नियम एवं आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अगर हम बात करें भारत परिषद अधिनियम 1892 का, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उनको बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई, यानी वो बजट पर अब बहस भी कर सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। सुनिए दोस्तों, अगर हम बात करें भारत परिषद अधिनियम 1909 का हो जाएगा,
प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं या अधिनियम कहते हैं दोस्तों। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों हेतु मतलब मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रावधान किया गया दोस्तों। अगला देखिए ये क्या होता है दोस्तों, ये वो होता है कि जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ठीक, तो हम इनको मतलब अलग है दे देंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब अलग दे देंगे। वहाँ पे जो खड़ा होगा चुनाव के लिए वो भी मुसलमान होगा, ठीक, मुस्लिम होगा। जो वोट करेगा इनको वो भी मुस्लिम होगा, ठीक। यही चीज़ है मुस्लिम हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगला हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1919 का, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई दोस्तों। अगर हम आगे बात करें, इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, यानी केंद्र का जो बजट था उसे अलग और राज्य का अलग कर दिया गया। 1835 का जो भारत सरकार अधिनियम था या भारत शासन अधिनियम था, उसके द्वारा क्या चीज़ें हुई, तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हो जाती है केंद्र में, और इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो जाती है। लिखा, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और प्रांतीय स्वायत्त का प्रारंभ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक, याद रखना आपको। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, बिल्कुल सही बात है। 1934 का अधिनियम होता है, 35 में स्थापना होती है। शुरुआत में कोलकाता था इसका मुख्यालय दोस्तों, क्या था, कोलकाता था। बाद में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया 1937 में, ठीक, समझ में आए। ओसबोर्न स्मिथ पहले अध्यक्ष थे और पहले भारतीय अध्यक्ष सी.डी. देशमुख थे। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लिखा है, एक अधिनियम के द्वारा वर्ष 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, वही अधिनियम है। और इस अधिनियम के द्वारा बर्मा यानी वर्तमान म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। कौन सा अधिनियम, सेम अधिनियम। अगर हम बात करें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करें, तो इसमें देखते हैं प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश राज समाप्त हो गया था और 15 अगस्त 1947 को इसे भारत को स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। अगला, इस अधिनियम के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया एवं दो स्वतंत्र डोमिनियन संयुक्त राष्ट्र भारत तथा पाकिस्तान का सृजन हुआ। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा, तो भारत शासन अधिनियम 1947 के द्वारा। समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, पंचवर्षीय योजना। 1 नंबर ये भी लिख कर जाइए। देखा, पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब है, तो 51 से 56 के बीच है, हैराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है। पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ था। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक जो लक्ष्य था 2.1% था, लेकिन प्राप्त दोस्तों ज़्यादा हो गया हमें, यानी हमें प्राप्त कितना हुआ, तो 3.6% की उपलब्धि हो गई, ठीक। अगला, इस पंचवर्षीय योजना के तहत बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया, जैसे दामोदर नदी घाटी, ब्यास नदी, भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों, ठीक। तो ये सारी चीज़ें शुरू कर दी गई। आगे अगर हम बात करें दूसरी पंचवर्षीय 15 जो है 1956 से 61 हो जाएगा। देखिए 51 से 56, इस थोड़ा याद कर लीजिएगा फ्लो में, 56 से 61 हो जाएगा, सॉरी 1956 से 61 हो जाएगा, 61 से 66 हो जाएगा। फिर जो है हमारी क्या होगी, 66 से 69 जो है गैप हो जाएगा दोस्तों, फिर शुरू हो जाएगी 69 से 74। तो ये चीज़ आप देखेंगे। देखिए हम दूसरे पे चलते हैं। अभी तक ये पीसी महाल नोबेल, पहली हैराल्ड डोमल, दूसरी पीसी महाल नोबेल मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में हमने भारी उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी। सॉरी दोस्त, देखिए अगर हम बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना। अगला है, इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य जो है 4.5% था और हमें प्राप्त कितना हुआ, तो 4.2%। बहुत ज़्यादा मतलब अंतर नहीं, लेकिन ठीक था कहीं तक। देखिए इस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, राउरकेला और जो है भिलाई, इन संयंत्र की स्थापना होती है। एक बोकारो भी है, ठीक। बोकारो दोस्तों जो है रूस के सहयोग से शुरू होता है और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में आता है। किस पंचवर्षीय योजना में, तो तीसरी में। अभी मैं आपको बताऊंगा 1764 में इसका मतलब जो है आता है। अब देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा याद करा दूं आपको, इसकी ट्रिक बता दूं। देखिए दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है,
पश्चिम बंगाल। और इसे जो ममता जी है ना, वो भी मतलब दुर्गा से कम नहीं, समझ लीजिए, ठीक, खतरनाक थोड़ा है। तो ये चीज़ मतलब याद कराने बता रहा हूँ। ममता दीदी जो है पश्चिम बंगाल की ही तो हैं। तो दुर्गापुर, अब देखिए इसकी जो है स्थापना किसके सहयोग से हुई, तो ब्रिटेन, किसके, ब्रिटेन। अब छोड़िए इसे भूल जाइए दोस्तों, इसे भूल जाइए, इतना याद करके। देखिए राउर केला, इसमें क्या लगा है, केला। और केला किसके सहयोग से ही मिलेगा, झारखंड में है राउर केला, ठीक। ये जो है किसके सहयोग से मिलेगा, तो जब मनी होगी हमारे पास, यानी जर्मनी, किसके सहयोग से, जर्मनी। मनी होगी तभी हम केला खरीद पाएंगे। अगर भिलाई यानी भलाई, अगर आप भलाई करना चाहते हो तो भैया पुकारो, किसे पुकारो, रूस को। हमारा भलाई कौन करेगा, रूस, हम उसे पुकारेंगे यानी रूस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, भिलाई यानी भलाई, भिलाई यानी भलाई या भिलाई भलाई, कुछ भी कर सकते। पुकारो से हो जाएगा बोकारो, क्या हो जाएगा, बोकारो। तो बोकारो बकारो ये दोनों अगर शब्द देखें तो ये जो है रूस का है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना है थोड़ा आपको, ताकि याद रहे। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 के बीच में है। इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। देखिए इसमें युद्ध हो गया था, तो हमारी जो है मतलब भारत चीन युद्ध हो गया दोस्तों, उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, तो हमारी स्थिति इसमें कम सही थी। देखिए दोस्तों सुबह कुछ खाओ ना, और मतलब ऐसे अचानक से वीडियो बनाने लगो। देखिए दोस्तों, डेली का हमारा काम है कि मैं जो है 10 बजे बैठ जाता हूँ सुबह वीडियो बनाना, और उसके बाद फिर मैं कोशिश करता हूँ कि 12 बजे तक 2 वीडियो हैं आपकी तैयार कर दूँ, ठीक। उसके बाद शाम को 4 से 5 6 के बीच में एक वीडियो और तैयार कर दूँ, यानी 3 वीडियो आप देखते होंगे रेगुलर आपको मिल रही है। टाइम 45 40 45 ऐसे मिनट में मिल रही है, और मैं सोचता हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। तो बस आपका सहयोग चाहिए दोस्तों, बिना कुछ खाए मैं वीडियो बनाता हूँ, समझ सकते हैं आप। देखिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे समझेंगे आप, यहाँ देखिए लिखा है कि कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई, ठीक है। मूल उद्देश्य क्या है कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और इसे स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। देखिए इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो 1964 की अगर मैं बात करूं, इसमें बोकारो जो है झारखंड में एक इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई, जो पूर्व में यूएसएसआर यानी वही रूस की मैं जो बात कर रहा हूँ वही मान के चलिए, ठीक। तो ये चीज़ मैंने याद करा दी थी आपको। लिखा इस पंचवर्षीय योजना के जो जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य था दोस्तों, कितना था, 5.6 था, लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ ये क्या है, 2.8%। ये दोस्तों असफल हो गई थी, क्या थी, असफल हो गई थी। इसका रीजन क्या था, तो भारत चीन जो है युद्ध था, और भारत पाकिस्तान युद्ध था। अगर हम आगे बात करें, फिर योजना आ जाता है, रोलिंग प्लान आ जाता है हमारा, मतलब जो है योजना अवकाश आ जाता है। रोलिंग प्लान इसे नहीं कहते दोस्तों, योजना अवकाश कहते हैं, यानी हॉलीडे। देखिए इसमें 3 अवधि हैं, कौन है, 66 67 हो जाएगा, फिर 67 68 हो जाएगा दोस्तों, और 68 69 हो जाएगा। तो 3 वर्ष का ये तैयार की गई थी, ठीक। अगर हम आगे देखें दोस्तों, यहाँ पे समझेंगे, इस अवधि में कृषि और उद्योग क्षेत्र को काफ़ी प्राथमिकता दी गई थी इसमें। अगर हम बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना 1979 से 84 के 69 से 74 के बीच में है। अगर हम बात करें स्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो जाएगा। इसी योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन जो है शुरू किया है या लागू किया गया। इस योजना की असफलता के प्रमुख कारण बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन और मौसम की प्रतिकूलता थी दोस्तों। मौसम हमारे अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था, और बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन भी था, क्योंकि हमने युद्ध लड़ा था जो है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश को स्वतंत्र भी कराया था दोस्तों। देखिए इसमें जीडीपी का जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.7% रखा गया था, लेकिन जो प्राप्त हुई थी तो 3.3% जो है प्राप्त हुई थी। अगला दिया पंचवर्षीय योजना 74 से 78 के बीच। अगर हम बात करें 5वीं, तो ये मोरारजी देसाई के समय, नहीं सॉरी, मोरारजी देसाई के समय तो ये आता है रोलिंग प्लान या अनवरत योजना आती है। ये देखिए ये 74 तक क्यों चली, क्योंकि ये बनी तो थी 79 तक, लेकिन चुनाव हुए और ये हार गए दोस्तों, तो ये वाले प्लान ले आए कौन, मोरारजी देसाई, बीजेपी के थे। लिखा मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इसी योजना के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम यानी 1975 लागू हुआ था। अगर हम बात करें इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 4.4% था, प्राप्ति जो हुई थी दोस्तों वो 4.8% थी। इस योजना में प्रथम बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया, उसमें 5वीं में। अगला दिया, यह योजना केवल 4 वर्ष तक चलती है। 78 में इस योजना को जनता पार्टी सरकार ने इसके कार्यकाल पूर्ण होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया, ठीक। मैंने ऊपर आपको बताई थी चीज़ें कि अगर हम कोई चीज़ योजना चाहें तो वो चेंज भी कर सकते हैं, पॉलिसी वो भी, लेकिन कानून नहीं चेंज करेंगे, ठीक।
लिखा अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान की अगर बात करूं मैं तो रोलिंग प्लान देख लेते हैं। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान 1978 से 80 की बात करता है। अनवरत योजना रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी के द्वारा निर्मित की गई। 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसको समाप्त कर दिया। वो आए इसे समाप्त किए, वो आए इनका समाप्त किए, यही चलता है। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 हो जाएगा। उन्मूलन क्या है? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था दोस्तों। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.2% था और प्राप्ति कितनी हुई? तो 5.7%। सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 था। मुख्य उद्देश्य था देशी तकनीकी विकास हेतु सुदृढ़ आधार तैयार करना, रोजगार के अधिक अवसर जुटाना और समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ा देना आदि। अगर हम बात करें दोस्तों इस योजना में भोजन काम उत्पादन का नारा भी था, भोजन काम और उत्पादन। अगला है कि इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5% था और प्राप्ति कितनी हुई? तो 6%। तो सीधी सी बात सफल हो गई योजना। अवकाश उसके बाद आता है 90 से 92, आर्थिक संकट जो आता है हमारे देश में। अगला है 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक देश में राजनीतिक अनिश्चितता तथा आर्थिक संकट के कारण यह तैयार की गई योजना अवकाश। उसके बाद फिर 92 से 97 में 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है। अगर हम बात करें दोस्तों इस योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो है मानव संसाधन के विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य को दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1993 में। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का जो वार्षिक लक्ष्य था वो कितना था? 5.6% था और जो प्राप्ति हुई तो 6.8%। ठीक। 9वीं 97 से 2002 मोरारजी, ये समझ जानते हो किसकी जो है सरकार थी दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आपको मैंने बताया था, परिवहन में बहुत बार सुने होंगे आप। अगर हम बात करें इस योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो दी गई तो न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को दी गई थी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। लिखा इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का जो वार्षिक लक्ष्य था कितना था दोस्तों? तो ये देखिए 6.5% है, लेकिन ये असफल रही। क्यों? क्योंकि इसे प्राप्त हुई केवल 5.4%। अगर हम बात करें इस योजना के असफल होने का प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय मंदी था। इस योजना के तहत क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष जोर दिया गया था। 10वीं कब से है? तो 2002 से 2017 के बीच में है। इसमें दोस्तों क्या है? तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है देश के अंदर गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से हटाना। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 वर्षों में दुगना करना भी इसे निगरान योजना का एक उद्देश्य था। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक जो लक्ष्य था दोस्तों वो 8% था और प्राप्त कितना हुआ? तो 7.5%। अगला दिया 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 2012 तक था। लिखा इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। इस योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 9% और प्राप्त 8% हुआ। कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं अगली है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। इस प्रमुख उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास रखा गया दोस्तों। इसका मतलब तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास रखा गया। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई है दोस्तों। ठीक, तो ये याद रखेंगे। तो आई होप जो है अब देख लेते हैं आगे कौन सा टॉपिक है हमारा। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन है। जो मैंने अभी ऊपर आपको दिखाए थे संगठन, वो इसमें सारे समाहित हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, लेकिन हम यहाँ से आज नहीं, कंटिन्यू कल करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे संगठन हैं तो हमें उसे एक एक करके देखना है और आराम से देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनते ही बनते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको, कर लीजिएगा। बाकी अब पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बता सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ चीज़ें मिलती रहती हैं आपको। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैसेज कर सकते हैं आप, बता सकते हैं, वो चीज़ आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक दोस्तों, PDF वगैरह से लेकर हर चीज़। तो बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों, बिंदास ज़िंदगी जिए और जो है अपने आसपास सफाई रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।